अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार और नाकाबिल यकीन कहानी। मेरा नाम सलमान है। मैं हसास और नर्म दिल रखने वाला डॉक्टर हूँ। अपने पेशे से मोहब्बत करता हूँ और गरीबों का ख्याल रखता हूँ। इसीलिए जब हमारे इदारे में एक दूर दराज सरहदी गांव के लिए पोस्टिंग आई तो मैंने खुशी से अपना नाम आगे दिया। साथ के कई डॉक्टर्स मेरी तरफ ऐसी नज़र से देखते थे जैसे कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मैं मुतमईन था क्योंकि मैंने डॉक्टरी का शोबा खिदमत खल्क के लिए ही चुना था। ये एक छोटा सा गांव था जिसके करीब ही इंडिया की सरहद थी। इस गांव में एक छोटा सा अस्पताल था। गांव के गिर्द सहरा फैला हुआ था और गांव के मकानात एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर थे। मैं हर वक्त मरीजों के लिए मुस्तैद रहता था। 1 माह हो गया था मुझे यहाँ आए हुए। बॉर्डर रेंजर्स फोर्स के जवान भी कभी कभी किसी बीमारी के सिलसिले में मेरे पास आते थे, जिनकी मैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करता। उनका एक इंस्पेक्टर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया और हम दोनों 2 मरतबा शिकार पर भी गए। मैं बाहर ज़रूर निकलता था लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाता था क्योंकि मैं इस इलाके से अनजान था और मेरे भटक जाने का अंदेशा था। एक शाम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मैं इंजॉय करता हुआ थोड़ी दूर सहरा में निकल गया, लेकिन अंधेरा होते ही वापसी का सफ़र शुरू किया। मैंने रास्तों के तयन में बहुत एहतियात बरती, लेकिन फिर भी रास्ता गंवा दिया। आखिर बहुत मुश्किल से मुझे वापसी का रास्ता मिला। उस वक्त तक काफ़ी अंधेरा हो गया था। मैं वापसी के लिए थोड़ा ही चला था कि मेरे पास से कोई हवा के झोंके की तरह गुजर गया। मैंने जल्दी से पलटकर पीछे देखा, लेकिन मुझे कोई नजर न आया, बल्कि हवा का झोंका खुशबू लेकर मेरी नाक से टकराया और मैं बेखुद सा हो गया। फिर मैंने बेताब होकर वो सारा एरिया छान मारा, लेकिन मुझे उस खुशबू के अलावा कुछ ना मिला। मैं काफ़ी परेशान और उलझा हुआ वापस अपने अस्पताल आ गया। अस्पताल छोटा सा था जिसके 3 कमरे थे। 2 कमरे अस्पताल के लिए और एक में मेरी रिहाइश थी। मैं अपने कमरे में लेटा काफ़ी देर तक उस खुशबू के मुतल्लिक सोचता रहा। वो खुशबू पूरी रात मेरे हवासों पर छाई रही। एक दफ़ा तो ऐसा लगा कि वो खुशबू वाली शख्सियत जो कोई भी है मेरे कमरे की खिड़की के साथ ही खड़ी है। ये एहसास होते ही मैं जल्दी से उठा और दबे पांव खिड़की के पास पहुंचा और जल्दी से खिड़की चौपट खोल दी, लेकिन मुझे ये देखकर मायूसी हुई कि बाहर कोई ना था। वो रात मेरी उसी तरह बेसकूनी में गुजर गई। सुबह उठकर वुज़ू किया, नमाज अदा की तो मुलाजिम मेरे लिए नाश्ता बनाकर ले आया। हुकूमत की तरफ से इस अस्पताल में एक कंपाउंडर इकबाल और एक मुलाजिम दीगर कामों के लिए था, जिसका नाम रहमत था। रहमत जब मुझे चाय देने लगा तो उसने मेरी तरफ गौर से देखा। रात की बेख्वाबी मेरी सुर्ख होती आंखों से साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर साहब, लगता है रात को आप सही तरीके से नींद नहीं ले सके। बस यार, रात नींद नहीं आ सकी, और क्यों इसकी अभी तक मुझे खुद समझ नहीं आई। वो मजीद कुछ बात किए बगैर ही कुछ सोचता हुआ बाहर चला गया। आज मैंने फिर उसी तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि उस खुशबू का राज जान सकूं जो कि अचानक पैदा होकर मेरे जहन पे छा गई थी। लेकिन इस दिन दोपहर को एक लड़का झगड़े के दौरान जख्मी होने वाला आ गया। 2 पार्टियों में खासी खतरनाक लड़ाई हुई थी। उनके साथ रेंजर्स के जवान और मेरा दोस्त वली भी था। 8 के करीब आदमी जख्मी थे, जिनकी मैंने और इकबाल ने मरहम पट्टी की और 1-2 हल्के फुल्के ऑपरेशन भी किए, लेकिन जो ज्यादा जख्मी थे उनको मैंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाने का कहा। उन लोगों से फारिग होते हुए रात के 10 बज गए। मैं बहुत थक गया था। इस सारे बखेड़े ने उस खुशबू के राज को जानना भुला ही दिया था। इंस्पेक्टर वली को मैंने रोकने की कोशिश की। खाना साथ खाते हैं, क्या कहते हो आप? नहीं डॉक्टर, इन लोगों की सुलह सफाई करानी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो माजरत करके चला गया और फिर मैं भी खाना खाते ही चारपाई पे लेटते ही सो गया। रात किसी पहर हल्के से खटके की आवाज से मेरी आंख खुल गई। उसी वक्त खुली खिड़की से उसी खुशबू का एक झोंका आया और मुझे मुअत्तर कर गया। मैं बेखुदी के आलम में खिड़की तक पहुंचा, लेकिन वहां कोई ना था, बस वही खुशबू फैली हुई थी।
मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ से निकलकर उस खुशबू की सिमत पहुंचा और इधर उधर गौर से देखता रहा, लेकिन मेरे अलावा वहां कोई और जी रूह न था। अलबत्ता वो खुशबू मुझे एक खास सिमत खिंचती हुई महसूस हुई और मैं भी हिप्नोटाइज सा होकर उस खुशबू के पीछे पीछे चलता जा रहा था। मुझे एहसास हो रहा था जैसे वो खुशबू मुझे किसी राज तक ले जाना चाहती है। चलते चलते पता नहीं कितना वक्त गुजरा कि मुझे एक ठोकर लगी और फिर मैं जैसे होश में आ गया। होश में आते ही मैंने अपने आप को सहराई झाड़ियों के सामने पाया। साथ ही एक बड़ा सा टीला था जिसके गिर्द कुछ ईंटें पड़ी हुई थीं। ऐसा लगता था कि कुछ अरसे पहले वहां कुछ तामीर करने की कोशिश की गई हो और फिर किसी वजह से छोड़ दी गई हो। फिर अचानक उसी लम्हा वो खुशबू फिर से मेरे नाक के नथनों में घुसने लगी तो मैंने जल्दी से झाड़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां से वो एहसास को मुंजमद कर देने वाली खुशबू आ रही थी। लेकिन उन झाड़ियों के पीछे कुछ भी न था, बस वो खुशबू मुझे पागल सी कर रही थी जिसका मंबा मुझे मिल नहीं रहा था। कि फिर अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, जिससे मैं काफी उलझन में फंस गया, क्योंकि कभी मुझे वो खुशबू दाएं तरफ से आती महसूस होती तो कभी बाएं तरफ से, कभी आगे से तो कभी पीछे से। इस तरह मैं चक्कर लगाते लगाते थक गया और एक छोटे से टीले के ऊपर चढ़कर लेट गया। आज चांद जोबन पर था और अपनी चांदनी हर सू बिखेर रहा था। मुझे प्यास लग रही थी। मेरे पास पीने के लिए पानी ना था और इस सहरा में पानी मिलना भी मुश्किल था। कुछ देर तक मैं ठंडी ठंडी रेत पर लेटा रहा और फिर मैंने अपनी वापसी की सिमत का तयन करके वापसी का सफ़र शुरू किया। चलते चलते मैं ख्यालों में खो गया और फिर रास्ते से भटक गया। मैंने बेताब होकर इधर उधर देखा तो दाईं तरफ एक खंडर सा नजर आया। मैं काफ़ी परेशान था क्योंकि रास्ता भूल चुका था। मेरे दिमाग ने कहा कि वापस चलो, लेकिन दिल ने कहा एक नज़र इस खंडर को भी देख लिया जाए। और फिर मैं खंडर की तरफ चल पड़ा। वहां तक पहुंचा ही था कि मेरा पाँव किसी चीज़ में अटका जिससे मैं संभल न सका और बहुत ज़ोर से गिरा, लेकिन खैर रेत थी इसलिए ज़्यादा चोट लगने से महफूज रहा। कुछ सेकंड रेत पर पड़े रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उठा और उस अटकने वाली चीज़ पे नज़र डाली जो कि ज़मीन में धंसी हुई थी। जब बगौर देखा तो वो एक कपड़ा सा था जिसका कुछ हिस्सा बाहर था और वो फंदे की शक्ल में ज़मीन से बाहर था। ओह, तो मेरा पाँव इस फंदे में अटक गया था। फिर मेरे मुंह से शुक्र का कलमा निकला क्योंकि मैं खंडर की दहलीज पर गिरने से बच गया था। उससे मैं जख्मी भी हो सकता था। फिर मैं उस कपड़े की तरफ देख ही रहा था कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो खुशबू जिसने मुझे दीवाना बना रखा था अब पहले से ज्यादा आ रही है। ये एहसास होते ही मैंने आगे बढ़कर वो फंदे नुमा कपड़ा आहिस्ता आहिस्ता रेत से बाहर खींच लिया। मैंने उससे झाड़ा तो वो एक रंगीन दुपट्टा निकला। जब मैंने बेख्याली में उस दुपट्टे को अपनी नाक से लगाया तो मैं उछल पड़ा क्योंकि वो खुशबू इसी दुपट्टे से आ रही थी। फिर मैं कुछ सोचता हुआ उस खंडर में दाखिल हो गया जो कि यकीनन कभी किसी की आलीशान रिहाइश का रही होगी। मैंने उस खंडर को मुकम्मल तौर पर देख लिया। 8 के करीब कमरे थे जिनमें कुछ की दीवारें किसी हद तक सलामत थीं, लेकिन छत किसी की भी नहीं थी। इस खंडर में तलाश करने के बाद भी मुझे कुछ ना मिला और मैं बददिल सा होकर वापस निकलने लगा कि अचानक एक कमरे से मुझे दर्द में डूबी सिसकियों की आवाज़ आने लगी और फिर मैं दीवानों की तरह इधर उधर भागने लगा। भागते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरे कदमों से धमक सी पैदा हो रही है, जिससे मुझे शक हुआ कि इस कमरे के नीचे कोई तहखाना भी है। अब वो सिसकियों की आवाज़ बहुत मध्यम हो गई थी। मैंने तहखाने का रास्ता बहुत ढूंढा लेकिन नाकाम रहा। उस वक्त मेरी हालत ऐसी हो रही थी जैसे कि कोई प्यासा आदमी दूर से कुआं देखकर भागते हुए आए और फिर खाली कुआं देखकर जो हालत उसकी हो। सपेदा सहर नमूदार होने लगी थी और वो सिसकियों की आवाज़ मध्यम होते होते ख़त्म हो गई थी। बेचैनी बेकुली सी मेरे अंदर पैदा हो गई और फिर थक हार कर मैंने वापस अपने अस्पताल जाने का सोचा और जो मैं खंडर से बाहर निकला तो वापसी का रास्ता ना मिला। सूरज की किरणें नज़र आने लग गई थीं। ये मेरे लिए मज़ीद परेशानी की बात थी क्योंकि सहरा का सराब आदमी को कहीं का कहीं रखता है
اور اس سے بھی بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ ساتھ ہی انڈیا کی سرحد تھی جس کی نشاندہی بھی بالکل نہ تھی۔ اسی لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں غلطی سے ادھر نہ چلا جاؤں۔ اسی سوچ میں بہت دیر وہیں کھڑا رہا اور پھر ایک خیال آتے ہی میں ہمت کر کے اس کھنڈر کی ایک مضبوط اور اونچی دیوار پر چڑھ کر چاروں طرف دور دور تک دیکھنے لگا، اور پھر سامنے ہی تھوڑی دور مجھے کچھ مکانات کی چھتیں نظر آ گئیں۔ میں نیچے اتر کر اس طرف چل پڑا۔ میں چل رہا تھا لیکن راستہ ختم ہونے میں نہ آ رہا تھا، اور اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا کیونکہ کل شام سے میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا تھا۔ میرے سامنے ایک بڑا سا ٹیلا تھا جس پہ میں بہت مشکل سے چڑھ پایا، اور پھر اپنے سامنے ہی رینجرز فورس کی عمارت دیکھ کر میں خوشی سے چکرا گیا اور میں لڑکھڑا کر ٹیلے سے نیچے کی طرف جا گرا۔ اسی وقت کسی آدمی کے شور کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آنے پر میں نے اپنے آپ کو ایک صاف ستھرے کمرے میں چارپائی پر پایا۔ اسی وقت کسی نے مجھے اٹھا کر بٹھایا اور کوئی مشروب پلایا جس سے میری جان میں کچھ جان آئی۔ جب آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اپنے سامنے اپنے دوست انسپیکٹر ولی کو دیکھ کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، کہاں کی سیریں کر کے خوشی سے بے ہوش ہو گئے تھے؟ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں یار، بس آج بے ہوش ہونے کو جی چاہ رہا تھا، میں نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے بعد ہم میں ایسے ہی ہلکی پھلکی مزاق کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر ہم لوگ اصل بات کی طرف آ گئے۔ میں نے اپنے ساتھ ہونے والی تمام بات اسے بتا دی۔ وہ ساری بات سننے کے بعد سوچ میں پڑ گیا۔ ارے یار ولی، اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟ کچھ دور ہی تو ہے وہ کھنڈر، چلو چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے سر کو ہلایا اور پھر ساتھ میں 2 سپاہی اور کھدائی کے کچھ اوزار لے کر ہم لوگ اونٹوں پر بیٹھ کر اس کھنڈر میں جا پہنچے۔ اس نے بھی قدموں کی دھمک سے میری بات کی تصدیق کی۔ واقعی یار، اس کمرے کے نیچے کوئی تہخانہ لگتا ہے۔ پہلے ہم سب نے مل کر اس تہخانے کا دروازہ تلاش کیا لیکن کافی تلاش کے بعد بھی دروازہ نہ مل سکا۔ پھر ولی نے سپاہیوں کو اس کمرے کا فرش کھودنے کا کہا۔ سپاہیوں نے بڑی مستعدی سے کمرے کا فرش اکھاڑنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہی فرش کا ایک بڑا سا ٹکڑا ٹوٹ کر نیچے تہخانے میں جا گرا۔ اندر کا کچھ راستہ بن گیا۔ پھر کچھ سیکنڈ بعد بدبو کا ایک بھپکا سا اس سوراخ سے نکلا تو بے اختیار ہمارے ہاتھ اپنے ناک پر جا ٹکے۔ اب ہم سب کے چہرے پر تجسس تھے اور انسپیکٹر ولی نے میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ اس کے بعد وہ دونوں سپاہی ولی کے اشارے سے رسی کے ذریعے نیچے تہخانے میں اتر گئے۔ ان کے پاس ہیوی ٹارچ تھیں۔ کچھ سیکنڈ بعد ایک چیخ نما آواز سنائی دی۔ سر، اندر 2 لاشیں پڑی ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھے ایک جھٹکا لگا۔ تہخانے کا راستہ تلاش کرو، جلدی سے، ولی نے ایک سپاہی کو کہا۔ دروازہ مل گیا سر، کچھ دیر بعد ہی اس کی آواز آئی۔ جلدی کھولو اسے۔ کچھ دیر بعد اندر سے ٹھکا ٹھک کی آوازیں آتی رہیں اور پھر راستہ کھول دیا گیا جو کہ ساتھ والے کمرے کی دیوار کے ساتھ ہی تھا۔ نیچے اترتے ہوئے ہم نے اس جگہ سے نکلی ہوئی اینٹوں کا معائنہ کیا تو ایسا لگا جیسے کچھ دنوں پہلے ہی اس راستے کو بند کیا گیا ہو۔ ان لاشوں کو دیکھ کر مجھے جھٹکا سا لگا کیونکہ لڑکی کے کپڑے اس دوپٹے سے میچ کر رہے تھے۔ سورج کی روشنی اب دونوں طرف سے تہخانے میں داخل ہو رہی تھی، اس لیے سب کو صاف نظر آ رہا تھا، اور جب ہم ان لاشوں کے قریب گئے تو ان کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ دونوں کو بڑی بے دردی سے کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھا اور پھر لڑکی کی لاش کا چہرہ دیکھ کر مجھے ایک چکر سا آ گیا اور میرے دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ میرا ذہن مجھے 1 ماہ پیچھے لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو بہت اچھی طرح پٹی کی ہے میری۔ تو کیا پہلے والے ڈاکٹر صاحب اچھی طرح مرہم پٹی نہیں کرتے تھے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ بھی بہت اچھے ڈاکٹر تھے لیکن وہ لڑکیوں کو نا عجیب سی نظر سے دیکھتے تھے۔ مجھے اس لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ نظر آ رہے تھے، اور پھر پٹی مکمل ہونے کے بعد وہ میری طرف دوبارہ سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور پھر وہ تشنگی کی نظر سے دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ اسی وقت میرے کندھوں پر ایک مضبوط سے ہاتھ کا دباؤ پڑا تو میں ہوش کی دنیا میں آ گیا۔ کہاں کھو گئے؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کچھ نہیں، یہ لڑکی تقریباً 1 ماہ پہلے میرے پاس آئی تھی، کچھ کاٹتے ہوئے درانتی لگ گئی تھی اسے، میں نے بہت مشکل سے اس کو بتایا۔ اب میں نے ان لاشوں کا بغور معائنہ کیا۔ مرد کی لاش بہت کٹی پھٹی تھی،
उस पर बहुत ज्यादा वार किए गए थे, जबकि लड़की की बाएं तरफ गर्दन पर एक ही वार था जिससे उसकी गर्दन आधे से ज्यादा कट गई थी और यकीनन उसी से इसकी मौत वाक़ई हो गई थी। उन दोनों को किसी ने इतनी बेदर्दी से मार कर तहखाने में फेंका और फिर ऊपर से तहखाने का रास्ता भी बंद कर दिया। इंस्पेक्टर वली ने उसी वक्त एक सिपाही करीबी बस्ती जिसमें मेरा अस्पताल था उसकी तरफ भेज दिया। इसका मतलब है कि इस लड़की का ताल्लुक उस गांव से है। हमने वो लाशें उठाकर बाहर रख दी और उन पर एक बड़ा सा कपड़ा डाल दिया। जब गांव वाले आ गए तो वली ने उनसे पूछा, आप सब में से किसी के घर से कोई फर्द तो गायब नहीं ना? जिसके जवाब में वो सब नाक के अंदाज में गर्दन हिलाने लगे। इसके बाद वली ने 2 आदमियों को बुलाकर लाशें दिखाई तो अचानक उस वक्त एक तरफ से शोर सा उठा। वो दोनों मकतूल उसी गांव के थे। रोना धोना पड़ गया। अब इंस्पेक्टर वली को गुस्सा आ गया क्योंकि जब उसने किसी की गुमशुदगी के बारे में पूछा था तो सब ने इनकार किया था, जबकि लाशों की हालत से पता चलता था कि उन्हें गायब हुए 1 माह के करीब हो गया है। फिर वली उनके वर्सा से तफ्तीश करने लगा, लेकिन वो इनकार में सर हिलाते रहे। इंस्पेक्टर साहब, हमें कुछ नहीं पता। उनकी बस यही तकरार थी। मैं एक तरफ गुमसुम और उदास सा बैठा था जब वली ने थोड़ी सी सख्ती की और जेल में बंद करने की धमकियां दी तो आखिर लड़के का बाप रोते हुए बताने लगा। वो दोनों आपस में मंसूब थे, लेकिन एक दिन पड़ोसी बस्ती के एक चौधरी के बदमाश लड़के ने उस लड़की जिसका नाम अजरा था उसे कहीं देख लिया और फिर वो उसके तो पीछे ही पंजे झाड़कर पड़ गया। आखिर मजबूर होकर लड़की के वालिदैन और लड़के के वालिदैन ने चुपचाप दोनों का निकाह करके उस रात खामोशी से उन्हें यहाँ से निकाल दिया और लाहौर जाने को कहा। दोनों खानदान अब मुतमईन हो गए थे कि उनके बच्चे किसी महफूज ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद वली ने अपने अफसरान को सब कुछ बताकर चौधरी के बदमाश लड़के और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि वही उनके कातिल हैं। वो लोग हर वक्त लड़की की ताक में रहते थे, इसलिए रात के अंधेरे में जब वो 9 ब्याहता जोड़ा ये गांव छोड़कर जा रहा था तब इन लड़कों ने उन्हें पकड़कर कत्ल करके इस तहखाने में छुपा दिया। मेरा दिल बहुत दिनों तक उस लड़की और इस वाक़े पर उदास रहा, पर मैं किसी भी सूरत ये ना समझ सका कि उस खुशबू ने इस राज के बारे में मुझे ही क्यों बताया। फिर एक ख्याल कूंदे की तरह मेरे जहन में लपका, क्योंकि मैं एक नर्म दिल इंसान हूँ, नीयत का अच्छा हूँ। जब वो लड़की मेरे पास अपनी पट्टी कराने आई थी तो वो मेरी तारीफ भी करके गई थी। शायद इसीलिए उस लड़की की बेचैन रूह ने उनकी नागहानी मौत और लाशों की तलाश के लिए मेरा इंतखाब किया। फिर उन दोनों की गली सड़ी लाशों को कफन देकर नमाज जनाजा अदा की और दफन कर दिया गया। गांव के सारे अफराद की आंखें गम से नम थीं। इसके बाद मैं उस गांव में 1 साल तक रहा। कई बार खंडर की तरफ भी गया, मगर मुझे फिर उस खुशबू का कभी एहसास न हुआ।